रिएक्शन जरूर होगी 100% ना। ठीक है, कह दिया सबने, नोट्स ही कह दिया है ना, हाँ यही तो मुझसे बोला, मैंने बोला मेरे को सर ऐसे समझ में नहीं आता, सब बोली थी नहीं पीडीएफ देनी है, तो मैं थोड़ी बुरी हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा सर बुरे हैं। मुझे नहीं पता कैसे देखे, चिंता मत करो, मुझसे ले लेना, ठीक है, मुझसे ले लेना, नोट्स ले जाना, ठीक है, मैं अपने हाथ से लिख के दे दूँगी, और क्या कर सकती हूँ। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के नाम से यूनिट करवाई थी फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक सेल की चर्चा की थी मैंने, इसका नाम था डेनियल सेल, याद होगा, ठीक है। बहुत सिंपल और सरल यूनिट है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे सबसे सरल लगती है। इसमें से मेन जो टॉपिक है, एक तो आपकी ECS आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें इलेक्ट्रॉनिक केमिकल सीरीज आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं रटना, कुछ नहीं, उसमें तो सिर्फ नॉर्मली उसके रिडॉक्स विभव, जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम, वो रिडॉक्स विभव के लिए एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज के एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे आपको, वो एप्लीकेशंस पेपर में आते हैं, उसके एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स मैं आपसे करवाऊंगी तो आप करना सीख जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लैटिमर आरेख। लैटिमर आरेख के बाद एक है आपका कोवैक्स आरेख। ये 2-3 डायग्राम बनाना सीखेंगे हम, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज के रिस्पेक्ट में बनाए गए हैं। मैग्नीज के रिस्पेक्ट में बनाने का एक मात्र रीजन ये है क्योंकि आपको पता होगा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैग्नीज जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जहां तक कि +7 तक दिखाता है, और +7 तक दिखाने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं, यानी कि हमें मेन जो बेसिक पढ़ने होंगे वो पढ़ने होंगे मैग्नीज से रिलेटेड। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आगे फ्यूचर में कितना उपयोग है उसके बारे में बताऊं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऐसे सिंपल इतना आता है कि वो दे देगा कोई रिएक्शन, में तो कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, जितने मैंने दिए हैं या मैंने जितने पढ़े हैं, उसमें केवल इतना है कि कोई एग्जाम्पल दे दिया, वो पूछेगा कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। इनफैक्ट अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही पूछा था कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। इतना पढ़ना होता है, बाकी आपको पता है कि BSc में सब पास होने हैं, एक स्टूडेंट पास हो जाएगा, जो कोरोना काल है उसको पास होना है, क्योंकि सबको पता है ना किसी ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, जब वो ऑफलाइन नहीं पढ़ते बच्चे तो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, ये तो हम जानते हैं, ये फिर क्यों नहीं जानेंगे, राजस्थान सरकार वाले सब जानते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी फ्यूचर में आपको सेट होने के लिए कॉम्पिटिशन पेपर्स देने ही होंगे, और वो कॉम्पिटिशन पेपर क्वालिफाइड करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, BSc की केमिस्ट्री हर जगह क्रैश करती है। ये मैंने पहले भी बोला था, और आपको विश्वास नहीं होगा ना तो आप भले कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, BSc की केमिस्ट्री क्रैश होगी। सेकंड ईयर की फिजिकल पूरी की पूरी पूछी जाती है पेपर में, पूरी की पूरी, D ब्लॉक पूरा का पूरा आता है, D ब्लॉक, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ये ध्यान रखो कि हमने फ्यूचर एस्पेक्ट के को देखते हुए ही पढ़े आप, ऐसा नहीं है कि पास होना सब PSc में सब पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, मैंने बोला आपसे कि मैंने कहा आपसे डेनियल सेल क्या है, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ मैंने एक रॉड रखी थी, याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे मैंने बनाया ये जिंक की रॉड है, इसे मैंने सरंध्र पात्र के द्वारा पृथक कर दिया गया है। इसमें मैंने इसी के सॉल्यूशन के यानी कि ZnSO4 के कुछ कंपाउंड विलयन है, एक जलीय विलयन है ZnSO4 का, वो यहाँ डाल दिया है मैंने। सेम यहाँ पे मैंने कॉपर की एक रॉड रखी है, ठीक है, कॉपर की रॉड को इसी के जलीय विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट में मैंने इसको क्या कर दिया है, विलय कर दिया है। आपको ध्यान होगा मैंने ये कहा था कि जैसे ही कोई धातु, जैसे ही कोई डी ब्लॉक की धातु है, मतलब तो जैसे ही कोई धातु अपने ही विलयन के अपने ही आयन के विलयनों में उसको डुबाया जाता है तो डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रॉन तो त्याग किया, ग्रहण करती है, दो ही काम होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी संपूर्ण अभिक्रिया संभव नहीं है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ ना होते हों, और जब भी जहां भी कभी भी ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे होते हैं उसे कहते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड।
रिडॉक्स विभव कहते हैं। देखो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का कॉपर जब जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डाला जाएगा, कॉपर जो है एक ही तरीका होगा, ऐसा तो है ही नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब भी तो अभिक्रिया संपन्न होगी। ऐसा ही नहीं होता कि हर बार इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए या हर बार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाए। हर अभिक्रिया में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन है वो क्या बैलेंस होनी चाहिए, और बैलेंस कब होगी, बैलेंस तब होगी, कब होगी बैलेंस, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे और ग्रहण करें, ग्रहण करें और त्यागे, वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जो इसके बाद त्यागे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से भाई मैं तो मैंने एक सेल में एक सेल बनाया है, मैं सेल नहीं कह रही, मैं कोई इलेक्ट्रोड बनाया मैंने माना जिंक का इलेक्ट्रोड बना दिया, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि सेल है, हम उसे सेल मानते ही नहीं है। संपूर्ण सेल वही कहा जाता है जिसमें दो छड़ें होंगी, और जब दो छड़ें होंगी, आपको ध्यान होगा मैंने उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रॉनों के प्रकार करवाए थे, वहां मैंने सेलों के प्रकार क्यों नहीं कहा, मैंने सेलों के प्रकार इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपने हर जगह देखा होगा एक ही रिएक्शन काम करती है, या तो अपचयन की रिएक्शन होगी या ऑक्सीकरण की रिएक्शन होगी, यानी कि सिंपल जब भी कोई एक रिएक्शन चल रही होती है तो उसे सेल नहीं कहेंगे आप, उसे कहेंगे आप इलेक्ट्रोड। लेकिन मैं यहां बात करूंगी सेल के बारे में, क्योंकि सेल में मुझे मेरी यूनिट का नाम क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, और अगर मुझे ऑक्सीकरण और अपचयन साथ लेकर चलना है, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ चलेंगे, मींस मैं सेल की बात करूंगी। अब देखना, मैंने कहा कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आपने डाला, या तो ये होगा कि ये ग्रहण करेगी या ये त्यागेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। यही चीज बताने के लिए ईसीएस दी गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमें कैसे पता कि कॉपर ग्रहण करेगी या जिंक त्यागेगा? मैंने हमेशा आपने मुझसे कभी पूछा भी नहीं कि मैडम आप कैसे कह रही हो कि जिंक त्याग रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि कॉपर त्यागेगा। होगा, ये तब होगा जब ईसीएस में या तो वो ऊपर आता होगा या नीचे आता होगा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। अब देखना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे आप किन्हीं दो क्षणों को सरंध्र पात्र के द्वारा एक दूसरे से पृथक रखेंगे, एक दूसरे से आइसोलेट कर देंगे, तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जिंक से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं ये बताती है ईसीएस। जिंक से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, कॉपर उन्हें ग्रहण करेगा, ये भी कंफर्म है। अगर कॉपर उन्हें ग्रहण करेगा तो क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब यहां से क्या गए, यहां ग्रहण किए गए, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, दिस इज डेंजरस सेल, इसीलिए इसका नाम सेल है, इसको मैंने इलेक्ट्रोड नहीं कहा है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसकी पूरी कार्यविधि मैंने करवा रखी है कि क्रिया कैसे करता है, इस पे रिएक्शन कैसे होती है। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने ऐसे भी कहा होगा, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागे, यहां से गए इलेक्ट्रॉन, यहां से गए, इस कॉपर ने ग्रहण कर लिए। यहां से जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगी, दोनों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसे कहते हैं जो बल इन दोनों के बीच में, ध्यान रखना यहां पे कोई विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए, यहां पे कोई विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। विभवांतर मींस यही है मेरा, कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने कभी प्रैक्टिकल किए हो तो आपने देखा होगा एक विभव मापी होता है जो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर का होता है, एक बॉक्स सा होता है ऐसा, यहां पे कहीं जीरो होता है, यहाँ पे सुई सी होती है। आपने देखा होगा कि कभी आपने जैसे कहते हो आप प्रतिरोध बॉक्स देखा होगा, कहते हैं कभी आपने फिजिक्स के 11th 12th प्रैक्टिकल किए होंगे, लेकिन फटाफट निकाल, एक प्रतिरोध निकाला, आप तुरंत देखोगे यहाँ अवक्षेप उत्पन्न होगा। वो अवक्षेप क्या बताता है, वो अवक्षेप बताता है कि इसमें धारा उत्पन्न हो रही है, वो विद्युत धारा उत्पन्न कैसे हो रही है। अच्छा ये बताओ, हमारे कमरे में लाइटें चल रही हैं, आप कैसे पता लगा पाते हो लाइटें चल रही हैं? ऑब्वियस सी बात है, विद्युत धारा आपको दिख रही है क्या कहीं से जाती हुई? नहीं, आपने क्या किया, एक कनेक्शन बनाया है, उस एक कनेक्शन को इन बल्ब और ट्यूबलाइट से जोड़ा है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। इसका मतलब यही है कि ये सारी चीजें फिजिक्स पर डिपेंडेंट है, सारी चीजें जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट है। ये बचपन की बातें हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं तब सीखते हैं, सब चीजें मुझे नहीं आती, ऑब्वियस बात है। मैंने भी पढ़ी, मेरी भी चीजें पढ़ी पढ़ाई हैं ना, तो किसी भी कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, ये फैक्ट बात है, मुझे कहने को कोई शर्म नहीं है। हाँ जरूर आर्टिकल्स में जरूर होते थे, लेकिन बस ये है इतना है कि छोड़ देते थे, क्या रोज ऐसे करना है। हमें कह दिया कि आज ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है करना है, हमें नहीं पता कैसे करना है,
एक इंग्लिश में लिखी हुई बुकलेट दे देते थे, कहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहाँ हमें इंग्लिश समझ में आती है, तो उसे पढ़ते तो मैडम से पूछते, एक मैडम थी इतनी छोटी सी शशि प्रभा मैम, हाँ बहुत कमाई थी। अभी कभी आपने देखा हो शशि प्रभा मैम का नाम सुनाओ, नहीं सुना होगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी, बहुत जल्दी जल्दी, हमें समझ में नहीं आता क्या कह रही हैं, फिर भी वो समझती थी कि मैं जल्दी बोलती हूँ, आदत है, नहीं आता था समझ में, पर फिर भी अब आपको पता है फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते कैसे हैं, सबने देखे होंगे फिजिक्स का प्रैक्टिकल, ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छे से होगा, फिजिक्स के लेक्चरर ही सारे ऐसे हैं, कोई आ जाए कोई भी बहुत अच्छी वैसी बैंड में जाता है, हम पता कैसे किया प्रैक्टिकल, निकाल के दिखा रीडिंग, हमने जिंदगी में रीडिंग नहीं निकाली, हमें बड़ी चालाकी सिखाई जाती थी, भाई तुम ठीक है रिकॉर्ड में से नोट कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, जो रीडिंग वाली टेबल है उसे खाली छोड़ देना, करो नोट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जब आए ना, जब एग्जामिनर आए तुम्हारी सीट पे आकर खड़ा हो जाए तो कहते ना सर रीडिंग नहीं निकाली, बस ऐसे लिख लिया है ऊपर से, तो वो बहुत चालाक होता है, ठीक है इतना लिखा है इसलिए प्रोसीजर करके दिखा, और नंबर बहुत कम आते थे, ये फैक्ट बात है, 30 40 35 से नंबर कभी ज्यादा नहीं है, मेरे तो नहीं है, ये तो मैं इसमें कोई शर्म नहीं है, मेरी फिजिक्स बहुत वीक रही है ना। अब देखो यहाँ से जैसे क्या होगा, इसमें विभव उत्पन्न होगा, इसमें विभव उत्पन्न होगा, इन दोनों के बीच में विभव का अंतर कहलाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल में एक्चुअली ध्यान रखना ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई सेल बनाना पड़ रहा है, ऐसा है कि जैसे ही आपने इन दोनों को एक दूसरे से पृथक रखा, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और इसको मिल जाए एक तार, तो कॉपर के पास जाके इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही होती है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। अब देखना, अब ये बला क्या है ऑक्सीकरण अपचयन, मैडम हम पहचाने कैसे हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? हो सकता है बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठे हों, हो सकता है जानते भी हों, पर मेरा फोकस एक स्टूडेंट पे जिसे नहीं पता ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका वही है जैसे मैं पढ़ाती रही हूँ, बाकी सबको आता है, बहुत अच्छी बात है, सुन लेना, मुझे पता है बहुत लोगों को आता भी होगा। देखो भाई मैंने जैसे याद कर रखा है, मुझे बहुत साल बाद याद हुई ये चीज, मैं भी बड़ी कंफ्यूज होती थी, ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, दोनों के बीच में देखो भाई मैंने जैसे याद कर रखा है, मैंने इसे याद रखा है, इसके अपोजिट ऑक्सीडेशन होगा, ये मुझे कंफर्म पता है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपचयन में से कैसे याद रख रखा है? अपचयन मैंने ऐसे याद रखा है, देखो ना बीच में एक वर्ड आ रहा है जिसे कहते हो आप पचना, कहते हो ना, और पचती कभी कोई चीज जब हम कोई खाएं तभी तो पचेगी, यानी कि ध्यान रखना जब भी कभी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ऐड होंगे, यानी कि कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन खाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर पचाए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया संपन्न होनी है, अपचयन। ध्यान रखना ये चीज जिंदगी भर काम आएगी, जब भी कभी कंफ्यूज होंगे ना ये वर्ड हमेशा याद आएगा कि भाई अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, हम जब अभी कुछ नहीं है, ये तो मैंने एक ही रिएक्शन लिखी आपको समझ में आ गई होगी, जब हम क्रिटिकल रिएक्शंस आती है उनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो वहां पे ये नहीं होता कि भाई ऑक्सीकरण बढ़ रहा है घट रहा है, वहां पे क्या काम आते हैं कि कहां पे इलेक्ट्रॉन खाए जा रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पचाए जाते हैं वहां अपचयन की अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। और इसके विपरीत जहां इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा तो अपोजिट है, नो डाउट। अब और तो बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो इनकी ये है कि जब भी कभी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है वहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, समझ गए? ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 0 और +2। यहाँ देखो +2 और +2 से 0, ऑक्सीकरण अंक में कमी, मतलब सारी की सारी डेफिनेशंस है ना जो ऑक्सीकरण पे ली गई हैं, ये ऑक्सीकरण है ना, इस पे सारी की सारी डेफिनेशंस ली गई हैं कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अंक में कमी अपचयन। ये ध्यान रखना है, इस दुनिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का अपचयन करता है, ध्यान रखना, खुद का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, इसलिए ये कहलाता है अपचायक। समझ में आ रही? ध्यान रखना, खुद का, अरे तो खुद का जो हो रहा है वही चीज थोड़ी दूसरी, खुद का जो हो रहा है उसके अपोजिट करेगा वो, खुद का तो ऑक्सीकरण हो ही रहा है, सामने वाले का कर देगा अपचयन। ऑब्वियस बात है, यही तो कारण है ना कि जिंक प्लस कॉपर +2, ये टोटल रिएक्शन है जो इसकी सेल रिएक्शन, डेवियल सेल की सेल रिएक्शन कहलाती है कंप्लीट।
ये देखना जिंक, ठीक है, ये जिंक इस कॉपर के, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरे हैं? क्या जिंक कॉपर के बिना पूरा है? क्या कॉपर जिंक के बिना पूरा है? जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगे, इस ध्यान रखना, इस पूरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझने के लिए ये जिंक और कॉपर याद रखना, बस पूरी की पूरी यूनिट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, ये कंफर्म है। पर हम हमेशा क्या करते हैं, हम हर चीज में फंसने की कोशिश करते हैं। हमारी आदत क्या होती है कि हाँ ठीक है, अच्छा मैडम ने वो भी लिखाया था ब्रोमीन और आयोडीन वाला, वो कैसे हो रहा था, फिर उसमें -0, समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम क्या, हमेशा हमारा काम है कंफ्यूज होने का। इसलिए हमेशा मेरी आदत रही है, मैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल से याद कर लेती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे डेनियल सेल, कोशिश किया करो ना कि कॉमन चीजें काम आ जाए। डेनियल सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आ रहा है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑक्सीकरण अपचयनिक यूनिट पूरी कवर हो रही है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना एक ही एग्जांपल याद किया जाए जिससे डेनियल सेल भी कवर हो जाए, जिससे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कवर हो जाए। ऑब्वियस बात हो जाएगा, चिंता मत करो। अब देखो, यानी कि ध्यान रखना, यहाँ जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और कॉपर का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और कौन कर रहा है, इसीलिए तो ये अपचार है। और ध्यान रखना कि केवल यही करता है कि कोई काम, ये भी करता है। कॉपर खुद का तो कर रहा है अपचयन, और जिंक का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ऑक्सी। इन सब डेफिनेशंस में कोई डाउट, मैं कोई भी एग्जांपल पूछूं, बता देंगे आप कौन सा अपचायक है, कौन सा ऑक्सीकारक है। कहीं ऐसा तो नहीं है, दोबारा बताना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे तो क्या पढ़ा रही है पता नहीं, फिर भी मुझे पता है, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता, मैं तो मुंह पे खोल के बोलती हूँ, नहीं आ रहा ना समझ में, बाहर निकाल दो, ठीक है यार नहीं पढ़ाती है, अच्छा मुझे तो कुछ नहीं आती, हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कमियां बताई जाए मेरी। आ गया समझ में, सबको आ गया, ठीक है। चलो अब 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, मुझे बताना कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। कुछ नोट्स बताओ, जिससे पूछूं वो बता दे मुझे। सर मुझसे कह रहे थे वो ऑनलाइन की तरह क्लास लेनी है, सॉरी ऑफलाइन की तरह, बताओ भाई। नगमा है और 100% मेरी हर सेशन में एक बच्चे से लड़ाई होनी है, होती है लड़ाई, मजा नहीं होता, मजा नहीं आता तो लड़ाई ना हो, एक तो नाम अच्छे से याद ना हो, और भी थे नाम, कौन था, नुपुल, प्रदीप, और भी थे। एक तो 1.5 महीने 1.5 महीने का जो ये गैप लगाया ना, सब दिमाग से निकल गया, और इस बीच में शादी हो गई और भी निकल गया। हाँ भाई आ जाओ मम्मा, खड़ी हो जाओ। नहीं और कौन थी, 1-2 लड़कियां और थी जिसका मुझे लगता था कि संतोष इसी क्लास में था ना, थी ना, है ना, नहीं थी, संतोषी, हाँ संतोषी इसी क्लास की स्टूडेंट थी आई थिंक। और लड़कों में भी थे 1-2, कुलदीप, कौन है, आपको तो बताते, कोई दिक्कत नहीं है, सब पुरानी फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो ना, शर्मा गाय को रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन अपचयन हो रहा है। 1 मिनट मैंने गलत लिखी है, 2 इलेक्ट्रॉन सही है, अब बड़ी कंफ्यूजन है ना मैम, आपने जो बताया उस हिसाब से तो इसका अपचयन होना चाहिए, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट हो रहे हैं, पर देखना यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन क्या है, क्या हो रहा है बताओ, बताओ जल्दी बताओ कुलदीप, क्या नाम है, क्या रेखा, मास्क के बाद सुलेखा व्यास, क्लास भी ऑनलाइन, हाँ तो बताओ, एक तो 4-5 बच्चे दिखते थे ना, उसमें नीचे चले जाते थे सारे बच्चे, हाँ बहुत अजीब सी चीजें हैं ये कि जिनको मतलब मैं इतना समझाने का, मैं इसलिए पूछती आ गया, इसलिए पूछती मैं आ गया,
हाँ भाई, कौन बताएगा? है कोई? बैठ जाओ दोनों। अब क्या हो रहा है भाई? क्या बात कर रहे हो? ये 0, ये -1 घट रहा है कि बढ़ रहा है? और घटता है तो क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो तो मैं कंफ्यूज कर रही थी आपको, और आप कंफ्यूज हो रहे थे। मत हो ना, ऐसे नहीं होता। अब दिमाग तो होता है ना, दिमाग और दिल दोनों अलग काम करते हैं। वो इस टाइम आप दिल से काम नहीं, दिमाग से लो भाई। अपचयन ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अलावा और तो समझ गए? आपको दोबारा बताना है? इतना ध्यान रखो, अगर इससे ना समझ में आए तो इसे देख लिया करो। यहाँ 0 है, यहाँ पे -1, 0 से -1 तो कमी होती है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, बस ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। कौन से मैथ वाले धुरंधर हैं? देखो भाई, पहले बता रहे हो, याद करनी नहीं है। दिमाग में ये मत बैठा के रखना कि मैडम ये पूरी कैसे याद होगी, मुझे भी याद नहीं है। मैं पास होगी तो आप तो हो जाओ। और क्या, नहीं तो ये तो कोई बात है, मेरी जमाने की बात है। मैं अभी मेरा कहाँ, अब तो बच्चों का दिमाग बहुत हाई पावर में वैसे होंगे बहुत सारे। जमाने क्या बोलते हैं, कौन सा गेम था, क्या था उस गेम का नाम, बहुत चला था, बंद हो गया, PUBG। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अपचायक, देखो एक चीज और बताना भूल गई मैं इस बीच में, या ध्यान रखना कि हम जब भी रिडॉक्स विभव के आंकड़ों का उपयोग, रिडॉक्स विभव का मतलब वही चीज है कि इस अभिक्रिया में, देखो ये डेफिनेटली सी बात है कि आपका होगा एक अभिक्रिया में अगर अपचयन हो रहा है तो वहां से मिलेगा आपको अपचयन विभव। ठीक है, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, वहां मैंने कहा था आप लोगों से कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप इलेक्ट्रॉन त्यागते जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन, वो आराम से कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तब भी उसमें कोई विभव उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हमें सेल थोड़ी बनाना होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैडम आपने यहाँ जिंक रख दिया, जिंक की रॉड रख दी, या ZnSO4 रख दिया है, आपने इसका सॉल्यूशन बनाया आपने ZnSO4 का, आप सही कह रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे अगर इसमें इसको बाहर से किसी स्विच से कनेक्ट ना करूं या किसी तार को ना जोड़ूं तो क्या विभव उत्पन्न होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। क्यों होगा? ये जिंक की रॉड कॉन्टिन्यूअसली इसमें घुलेगी और घुलेगी तो यहाँ से कोई ना कोई विभव उत्पन्न हमें जरूर होगा। और जब भी कभी विभव उत्पन्न होगा, यानी कि अगर यहाँ पे ये विभव उत्पन्न हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण विभव। और अगर इसी में अगर मैं अपचयन करवा रही हूँ तो वो कहलाता है अपचयन विभव। चूंकि IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अपनी आधुनिक संस्था है जो केमिस्ट्री के सारे कार्यभार को संभालती है, रसायन विज्ञान की। देखो IUPAC ने आज वर्तमान में एक चीज यूज की है। IUPAC ने कहा है कि हमें रिडॉक्स विभव से कोई मतलब नहीं है, हम रिडॉक्स विभव ना भी निकालें तो भी चलेगा। चूंकि उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि अपचयन के विपरीत ऑक्सीकरण होता है, अगर आपने ये कहा है कि अपचयन के विपरीत ऑक्सीकरण होता है, तो क्यों ना हम इनमें से किसी एक को मान्यता दे दें। तो उन्होंने कहा कि मान्यता किसको दी जानी चाहिए, तो IUPAC ने फिक्स किया है कि हम ECS के अंदर अपचयन विभव के आंकड़ों का उपयोग करेंगे। किसका? अपचयन विभव के। अगर मैंने ये कहा है कि अगर अपचयन अगर जैसे 3.02 वोल्ट है अपचयन विभव, तो इसी अभिक्रिया का विपरीत कर दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो कोई ना कोई विभव फिर उत्पन्न होगा। देखो मैं बताती हूँ आपको एक चीज, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, यहां से आपका आता है कॉपर, यहां से मानो कोई है 0.3 वोल्ट, 4 वोल्ट है इसका अपचयन विभव। देखो आपको पता है अपचयन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है तो यहां से मिला है आपको अपचयन विभव। अगर मैं इसी अभिक्रिया को अपोजिट कर दूं तो क्या ये ऑक्सीडेशन में बदलेगी? बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी? कॉपर बदल गए, यानी कि अपचयन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इसके साइन को, इन्होंने चेक किया कि अगर मैं इसे अपोजिट करके इसका
साइन निकालूं तो इसका साइन कुछ ऐसा आ रहा था माइनस के 0.34 वोल्ट। यानी कि कहने का मतलब इसी धातु का मैंने अपचयन विभव निकाल दिया, इसी धातु का मैंने क्या निकाल दिया, ऑक्सीकरण विभव निकाल दिया, और दोनों एक दूसरे के केवल चिन्ह चेंज करने से विपरीत हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना फिर हम अपचयन विभव का उपयोग करें। यही कारण है कि ईसीएस के अंदर, और ध्यान रखना इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 होगा जब सेम होंगे तो, अदरवाइज अगर कॉपर प्लस जिंक की बात करें तो दोनों के बीच कोई ना कोई डिफरेंस आता है जिसे कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं? ईएमएफ। ये बताऊंगी मैं जोड़ा कब जाता है, अभिक्रिया अपने आप कब कंप्लीट होगी, कैसे होगा, मतलब कौन से का अपचयन होगा, कौन से का ऑक्सीकरण होगा, क्यों होगा, किस लिए, वो सबकी बात करेंगे बाद में। अब देखो मैंने यहाँ तक कह दिया आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इन दोनों की चीजों के बारे में बता दिया आपको। माइनस साइन लगा के हम चेंज करते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बच्चों अपचयन विभव के आंकड़ों का उपयोग किया गया है और उसमें बताया गया है अपचायक प्रवृत्ति के बारे में। इन्होंने कहा है कि सीरीज में ऊपर से नीचे चलने पर, ध्यान रखना, सीरीज में ऊपर से नीचे चलने पर अपचायक प्रवृत्ति कमजोर होती चली जाती है। अच्छा बताओ जरा मुझे, मैंने अपचायक प्रवृत्ति के कमजोर होने का मतलब क्या बताया? खुद का तो करेगा ऑक्सीकरण, सामने वाले का क्या कर देगा? अपचयन कर देगा। ध्यान रखना, जो जितना प्रबलतम अपचायक होगा सामने वाले का उतना ही स्ट्रांगली अपचयन करेगा वो, और खुद का उतना ही स्ट्रांगली क्या कर देगा? ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज रहेगी। मैंने अपचायक कहा है तो सबसे पहले पकड़ो कि सामने वाले का क्या कर रहा है, सामने वाले का अपचयन कर रहा है तो खुद का तो डेफिनेटली क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। तो ध्यान रखना, जब मैं ईसीएस के बारे में चर्चा करूंगी तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही धातु लिखूंगी जो आपके अभी तक एग्जाम से पूछी गई है। और देखो, यानी कि सीरीज में ऊपर प्रबलतम अपचायक सीरीज में, और ध्यान रखना ये विभवांतर का अंतर यानी कि अपचयन विभव का अंतर नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि कॉन्टिन्यूअसली क्या करते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखना, नेगेटिव में जो वैल्यू, जिसका विभव जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। एक चीज और ध्यान रखें कि हम क्या करते हैं, अब ये चीज कैसे निर्धारित की गई कि भाई अपचायक है कि क्या है? तो इसमें एक प्योर तरीके से एक स्टैंडर्ड, एक मानक विभव के लिए यूज किया गया हाइड्रोजन सेल का। किसका? और हाइड्रोजन सेल के अपचयन विभव को माना गया 0.0 वोल्ट। इन्होंने कहा कि जैसे कोई नहीं होता, जैसे हम रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं किसी भी चीज को। रिस्पेक्ट का मतलब कैसे है कि जैसे आपके यहाँ तो ऐसी नॉर्मल मार्किंग चलती है कि आपके 100 में से 90 नंबर है, आपकी 90% है, आपके 80 नंबर है, आपकी 80% है। लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता। कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है कि जो टॉपर होता है ना, उसके मार्क्स देख लेते हैं, उसको 100 के इक्वल मान के, जैसे किसी के 90 नंबर आए, हाईएस्ट नंबर है, और 90 नंबर को 100 नंबर मान के, फिर जिसके 80 आए हैं उसके नंबर ऐसे करके, उसकी 90% नंबर ऐसे करके उसको रिस्पेक्ट मार्किंग कहते हैं। हाँ, वो परसेंटाइल वाली चीज, तो वो वाली चीज ऐसे यहाँ पे भी वो बहुत स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज में यूज की जाती है, आईआईटीज एनआईटीज में। तो अपने यहाँ तो नहीं करते यूज, नहीं तो वहाँ बच्चे बहुत कम फेल होते हैं, क्योंकि वो फेल तो हो ही नहीं सकते ना, वो वैसे टैलेंटेड होते हैं बहुत। तो अब देखो मैंने क्या कहा है, ऐसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड मान लिया गया है, इसके ऊपर वाले जितने भी है ना वो सारे के सारे अपचायक हैं, और इसके नीचे वाले जो है वो सारे के सारे ऑक्सीकारक। तो इन्होंने क्या किया है, देखो अब ईसीएस के बारे में चर्चा करेंगे और आप मेरे साथ साथ इसे बनाएंगे। उसका रीजन 2 है, मैं एक तो इंपॉर्टेंट लिखा रही हूँ और दूसरी चीज नोट में भी देखे हैं, और तीसरी चीज ये है कि हम इससे रिलेटेड इसकी एग्जांपल्स करेंगे जो आप करेंगे। हाँ भाई, क्या? अच्छा, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। यहाँ बच्चे हैं? अच्छा, तो बच्चे उसमें भी हैं, वो कहते लाइव नहीं लेना, लाइव कैसे आ गई? चलो ईसीएस की बात करेंगे, बता देना एक बार ना आफ्टर 5 मिनट्स। अच्छा देखो, इन्होंने जो मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन्होंने मानक इलेक्ट्रोड मानकर ठीक है, इसका मैं यहां लिखूंगी अपचयन विभव।
आपको ध्यान रखना, मैं जब पेपर के बारे में बात करूंगी एग्जाम्स में आपको ये दिए हुए होंगे, अपचन वर्ब दिए हुए होंगे, कोई 2 एग्जाम्पल पूछता है, वो हर साल पेपर में आते हैं, आप पेपर उठा के देखना। और अभी नहीं, जब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तब मैं आपको एक दिन पेपर सॉल्व करवाऊंगी कि आपने कितना पढ़ा और कितना आता है। तो आप देखना कि आपने मतलब कितना कितना पढ़ लिया है और कितने कितने क्वेश्चन करने लायक हैं, आपको कितना समझ में आया, उससे बस इतना पता चलता है, ठीक है ना। तो देखना 0.0 वोल्ट, देखो इससे ऊपर है जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल से एग्जांपल लिख रही हूं, चाहो तो उल्टा लिख लो, चाहे तो कैसे लिख लो, क्योंकि हम अपचन ध्रुव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे लिख रही हूं मैं। माइनस के 0.76, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, आपके दिमाग में ये आ रहा है मैडम आप अभी तो बता रही थी कि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है ना, मैंने अपचन क्यों लिखा है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ईसीएस के अंदर अपचन विभवों का उपयोग आईयूपीएससी ने किया है, तो मैं इसके अंदर तो अपचन की रिएक्शंस दिखाऊंगी। और ध्यान रखना, जिंक कॉपर के साथ मिलकर ही ऑक्सीकरण करता है, हो सकता है किसी के साथ मिलकर अपचयित भी हो जाए। किसने कहा है, किसी ने लिख के दे दिया है कि जिंक हमेशा जिंक का ऑक्सीकरण ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। और आप इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे होता है। जिंक प्लस 2 और देखो एल्यूमिनियम छोड़ो, एक और लिखा देती हूँ, लिथियम प्लस 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 प्लस। इसके अलावा आज तक तो पूछे नहीं है। इसका अपचन विभव है आपका माइनस के 3.04 वोल्ट, है ना। एक और लिख लेते हैं, ऊपर जो दे रखा है 3n2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से बन रहा है आपका 2n3 माइनस, देखो भाई देखना, ऊपर की साइड नीचे से ऊपर चलेंगे, सॉरी ऊपर से नीचे चलेंगे, यहां पे ऊपर की तरफ ये तो बेचारा ऐसा है ना, तो ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन होगा, ये तो बेचारा 0 रख के बैठा है, ऐसे स्टैंडर्ड मान के चल रहे हम। यहाँ ये प्रबलतम अपचायक की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ लिखा है इसे प्रबलतम अपचायक। कहने का मतलब क्या है, अपचायक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे चलने पर घटती जाएगी, यहां होगा दुर्बलतम अपचायक। प्रबलतम अपचायक का मतलब क्या है, सामने वाले का अपचयन करेगा, इसीलिए तो जिंक कॉपर का क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। चूंकि मैंने यहाँ पे ये ध्यान रखना, अपचयन विभव लिखे हुए हैं, जितना नेगेटिव में अपचयन विभव होगा, जितना नेगेटिव में अपचयन विभव होगा वो उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। इसके अपोजिट नीचे की साइड चले, जो जो एग्जांपल्स आपके पेपर में काम आते हैं, एक तो देखो कॉपर ही लिख लेते हैं, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और इसका अब ये पॉजिटिव में चलने लगेंगे, ध्यान रखना, प्लस के 0.34 वोल्ट, है ना। और ये याद कर लेना भाई, 2 4 तो याद कर लेना, ये बस इतना, इनकी ये लाइनिंग कि कौन पहले आ रहा है कौन ऊपर आ रहा है, और वैसे तो आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। I2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2I माइनस। इसके अलावा इसमें एक लिखो Fe प्लस 3 Fe 0.62 वोल्ट, और इसके नीचे जो है वो है प्लस के 0.77 वोल्ट। ये पॉजिटिव में ध्यान रखना। और एक दो और हैं जो काम आते हैं, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन 2Br, और यहां से आपका प्लस के 1.08 वोल्ट। एक और लिखा दूं, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये काम ज्यादा आते हैं। और यहाँ है आपका 2F माइनस।
रहा है आपका प्लस के 2.8। बस ये भले ही छोड़ देना। मेन तो देखो ब्रोमीन का एग्जांपल पूछा गया एक दो बार पेपर में, एक आयोडीन का पूछा है, आयरन का तो पूछता ही है, और कॉपर और जिंक तो है ही। बाकी लिथियम से तो देती हूँ मैं एग्जांपल्स है या नहीं। हट गई। मैम डिज़ाइन करना बच्चे लाए हैं, ज्वाइन कर लेना।